बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से चेक कर लीजिए शाबाश। बेटा एक बार चेक कर लो फटाफट से। हाँ, एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है क्या आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ब्रह्मास्त्र सीरीज में अब हम कंबाइन क्वेश्चंस की फॉर्म में चलेंगे और आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, फटाफट से बता दो। गुड मॉर्निंग। बेटा थोड़ा सा फास्ट रहेंगे क्वेश्चन करते वक्त, आप लोग अपनी ओएमआर टाइप से यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ करेंगे, आज हमने जो लिया है प्लांट फिजियोलॉजी लिया है, उसके साथ प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो थोड़ा सा जल्दी करिए, फास्ट। आज आपका सेकंड सेशन कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, क्लास 11th की, तो उसको भी अटेंड करना आपने। हाँ, क्योंकि अब कंबाइन सेशन से आपको क्या होगा, क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा बेटर उसको कर पाएंगे। हाँ, लेक्चर नोट्स बेटा लास्ट लेक्चर के वीटी सर के मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि डाउट्स के लिए आप अभी कुछ कोई आपके पास सपोर्ट सिस्टम है कि हम स्टार्ट करें? कि आपको एग्जाम तक सबको डाउट्स आसानी से मिल जाए, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम है अभी आपके पास? जल्दी बता दीजिए। हाँ जल्दी बताइए बेटा। बेटा थ्योरी में आपको रिपीट कर रहा हूं, परिवर्तन नीट में आपको एक प्लानर दे दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और थ्योरी का एक फिक्स टाइम आपको दे देंगे, पर आपको डेज बता दिए कि कौन कौन से दिन में कौन कौन से चैप्टर कराए जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेटा एक अरेंजमेंट आज स्टार्ट होगा आपका, एग्जाम तक आप अपने डाउट्स पूरे पूछ पाए, सारे के सारे डाउट्स आपके हो जाएं, उसके लिए होगा। उसमें आप क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हैं और एनसीईआरटी की लाइनों के कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आज अरेंजमेंट आपका कर देते हैं कि डाउट एग्जाम तक हो जाए आपका। हाँ, आज कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि आप एग्जाम तक डाउट्स आपके आसानी से हो जाएं और सारे डाउट्स वगैरह आप इजीली मतलब आपके हो जाएं। अब यहां से मैं दो तीन चीजें आप लोगों से बात भी करना चाह रहा था। सबसे पहले, जैसे आज अब कितना टाइम रह गया है, यहां से एग्जैक्टली एक महीना रह गया आपका, एग्जैक्टली एक महीना रह गया, लगभग एक दिन एक्स्ट्रा मान लो, ज्यादा ज्यादा। अब अगर मुझे मान लो यहां से रिवाइज करना है, जैसे हो क्या रहा है, सभी लोग एक टाइम टेबल बता रहे हैं कि आप सुबह ये कर लेना, शाम को ये कर लेना और ऐसे ये कर लेना। अगर रियलिटी में आप मुझसे पूछो, ध्यान से सुनो, रियलिटी में पूछो तो हर एक बच्चे की अपनी सिचुएशन अलग होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 600 आ रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जिसके 520 आ रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स मान लो 400 भी आ रहे होंगे। तो सबकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती रिवीजन की, सबकी अलग अलग तरह से उसको उसको प्लान करना पड़ेगा। अब यहां पर दो तरह के प्लान हो सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसमें आप क्या करो कि नोट्स ओवर रिवाइज ना करके फॉर्मूले और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। बायो में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस ना करके उसके नोट्स रिवाइज करके उसके थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, वर्कशीट और ऐसी चीजें कर सकते हो, आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, दो तरह के शेड्यूल फॉलो होते हैं। एक वो शेड्यूल होता है जिसमें बच्चा कहता है कि यार मैं पेपर नहीं बनाऊंगा, मतलब आज मैं कोई टेस्ट पेपर नहीं बनाऊंगा, मतलब अब से मैं कोई टेस्ट पेपर ही नहीं बनाऊंगा, पहले 15 दिन रिवाइज कर लेता हूं। ये ठीक नहीं होता। आपने क्या होता है कि टेस्ट वगैरह देते हुए आगे चलना होता है, समझो ध्यान से। हाँ, टेस्ट वगैरह देते हुए हमें आगे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि मैं कह दूं कि टेस्ट नहीं बनाऊंगा और सीधे से मैं करूंगा। तो मैं अगर आप, मैं मान लो आपको एक सजेशन दूं कि यार यहां से एक महीना हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपनी स्थिति देख लो क्या है। अगर आपका कोई सिलेबस छूटा हुआ है जो आपने किया नहीं हुआ अभी तक, तो सिलेबस छोड़ के आप एग्जाम में जाओगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं उसको पूरा आपको करना पड़ेगा, चाहे वन शॉट के थ्रू करो या कैसे भी करो, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। और साथ के साथ उसके क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। आप कोई एक आध चैप्टर छोड़ दो या आता नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन सिलेबस छोड़ के आप आगे नहीं जा सकते। दूसरा, यहां से बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है, सर यहां से फुल सिलेबस बनाए या पार्ट टेस्ट बनाए। पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट दें, उसकी तैयारी करके जाएं। तैयारी करने का मतलब यह है कि उसे उसके लिए कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में पढ़ के जाएं, नहीं तो मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा है बेटा?
हाँ, पॉडकास्ट बेटा, पॉडकास्ट 100% क्या हुआ है पीछे, जैसे कल मैं पूरा दिन मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का वो लेक्चर बना रहा था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी वो लेक्चर देख लिया होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो वन शॉट जो हमने प्रॉमिस किया था वो ज़रूर दे दें, ठीक है। तो पॉडकास्ट भी बेटा आज से मैं स्टार्ट कर देता हूँ वापसी, दोबारा से एक शेड्यूल दे देता हूँ आपको, ठीक है बच्चे। हाँ, और ड्रॉपर बैच जो होगा अगर हमें लाना है नीट का तो वो हम लाएंगे ही वैसे भी, तो वो इस वक्त नहीं लाएंगे, एग्जाम के अराउंड ही लाएंगे, मतलब एग्जाम के बाद ही लाएंगे, एग्जाम से पहले पर लाएंगे जरूर, है ना। क्योंकि एग्जाम तक बेटा बहुत सारा वो रहता है कि बीच में गैप भी देना पड़ेगा, तो एग्जाम के बाद ही लाएंगे। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने कैसे रिवाइज करना है सुन लो ध्यान से। बायो में आपने सभी चैप्टर्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती, उसे नोट से भी कर सकते हो। दूसरा, बायो में मैं आपको कल से वर्कशीट, डेली वर्कशीट का एक प्लान दे देता हूं, आपने वो चैप्टर रिवाइज ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चैप्टर रिवाइज करना है। उसकी आपको एक वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। अगर आप वो 30, 35, 40 वर्कशीट के क्वेश्चन कर पाते हो तो ठीक है, ऐसा करते हुए हम चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करें, जल्दी बोलो बेटा। नहीं, केमिस्ट्री में बेटा वीटी सर भी पढ़ाएंगे, सर्वेश सर भी पढ़ाएंगे। हाँ, लेक्चर नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बायो के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करनी, बायो के लिए अपने नोट्स रिवाइज करो, अपने वन शॉट अगर देख, जिसको कोई चैप्टर नहीं किया वन शॉट कर लो। आपने क्या करना है, जो पुराने क्वेश्चंस कर रखे थे याद करो, सक्षम की डीपीपी दे रखी है, मैंने कहा था उन्हीं को रिवाइज करने के लिए। उसके अलावा वर्कशीट मैं आपको दे देता हूं चैप्टर वाइज। वर्कशीट क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन, उनसे चीजें बनने लगेंगी। असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाइज की ओवर रिवीजन नहीं करनी, पेपर इजी टाइप का ही आने वाला है, ठीक है। चले आगे। हाँ, केमिस्ट्री का लेक्चर प्लानर मिल जाएगा, बॉटनी का आपको मिल गया है, जूलॉजी का लेक्चर प्लानर मिल गया है। ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम कंबाइन क्वेश्चंस कराएंगे और साथ के साथ सारी चीजें लेंगे। क्या क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, जल्दी बोलो बेटा। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पहला ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, 510, 500 भी आ रहे हैं तो अगले क्या एग्जाम में 600 आ सकते हैं, आ सकते हैं। टेस्ट देते रहो, टेस्ट 3 घंटे का दो, पर जब भी दो फिक्स टाइम पर दो। ऐसा नहीं है कि आज सुबह दे दिया कल शाम में, जब भी अगर एक फिक्स टाइम पर दोगे तो उसकी एनालिसिस भी करोगे। एनालिसिस का मतलब है जो क्वेश्चंस गलत हुए उस टॉपिक को जरूर पढ़ना है आपने। यहां से कितने फुल सिलेबस देने चाहिए, कम से कम 10-15 फुल सिलेबस तो देने चाहिए आपने। पार्ट टेस्ट भी साथ के साथ देते रहो। चलो बेटा नेक्स्ट चलेंगे फास्ट। बेटा अब कौन हमारे बारे में क्या कहता है उसको बार बार आंसर करेंगे, पढ़ाएंगे कब, ये कोई लॉजिक थोड़ी है। मैं कल पढ़ाते हुए भी आप लोगों से एक बात कह रहा था और फिर उसको रिपीट कर रहा हूं, और ये मैं बोलूंगा भी बार बार इस चीज को। सिंपल सा लॉजिक ये है कि पढ़ाई करते हैं, है ना, बाकी बातें बाद में करेंगे जरूर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या कह रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। अच्छा, इकोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस में अलग से करा दूंगा आपको, मतलब लगभग 200 क्वेश्चन दूंगा आपको और उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा जैसा मैंने बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। प्रेशर फ्लो अकर इन जाइलम फ्लोएम, ये ट्रू है। इन्वॉल्व प्रेशर फ्लो, ट्रू है, ये फ्लोएम में होता है। और अकर बाई बल्क फ्लो एंड मास फ्लो, अकर बाई सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड, ये ट्रू नहीं है बेटा। सिंपल डिफ्यूजन से लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आ जाओ जरा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पोरिन्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, सही है क्या, बताओ। हाँ सर सही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डाउनहिल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, अपहिल होता है। अपहिल पता है सबको, अपहिल मतलब लोग हम कैसे लेते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट करो। अपहिल होता है। इसमें पूछा इनकरेक्ट। मिनरल ट्रांसपोर्ट इज नॉट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, मिनरल का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल कब होगा, जब वो किसके साथ होगा, जाइलम में होगा, पानी के साथ। क्या फ्लोएम में मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। कैसे होगा, वो मिनरल जो होंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कब जाएंगे, फ्लोएम से। फैसिलिटी डिफ्यूजन इज डाउनहिल, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ये आंसर आएगा सेकंड। तो सेकंड का सेकंड आ रहा है, जल्दी जल्दी करो बेटा फास्ट। सेकंड का सेकंड आ रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट। नेक्स्ट आ जाओ। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल पर, अब मैं आपसे सवाल पूछता चलूंगा, अपने मन में आंसर करते चलना।
रूट प्रेशर कैसा प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है नेगेटिव प्रेशर है, सर पॉजिटिव प्रेशर है। रूट प्रेशर लगता कब है, जब जाइलम में मिनरल इकट्ठे हो जाते हैं और पानी एक तरीके से पुश लगाता है, ठीक है। रूट प्रेशर क्या करवाता है, गटेशन करवाता है या एक्सीडुएशन करवाता है, इसके अलावा रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम। तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्शन पुल, ये नहीं होगा। रीजनरेशन ऑफ वाटर कॉलम हो सकता है, गटेशन हो सकता है। आंसर फोर्थ आ गया, आंसर क्या आ गया, फोर्थ आ गया। जल्दी जल्दी चलेंगे बेटा, सही है। जो जो मैं बोलूंगा उसको समझते चलना है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कैन कंबाइन आर्टिफिशियली, देख ले बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम आर्टिफिशियली कंबाइन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया। उसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए। ये कब किया जाता है, अब हम किस लिए करते हैं, याद है किसी को, इंडस्ट्रियल करते हैं कि नहीं, जिसे हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ये आ जाएगा, क्लियर है। आर्टिफिशियली लिखा है, अगर आर्टिफिशियल लिखा है तो बायोलॉजिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल में नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली लिखा है। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल आ जाएगा। हेबर प्रोसेस याद करो, याद है सबको, हेबर प्रोसेस। अगला ले लो, द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अमोनिया। तो मेरे पास डेड ऑर्गेनिज्म में क्या चीज होती है भाई, डेड ऑर्गेनिज्म में होती है प्रोटीन। प्रोटीन टूट जाती है किसमें, अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड से अगर मैं NH3 बना रहा हूं या NH4+ बना रहा हूं, उसे हम अमोनिफिकेशन कह रहे हैं। तो 5 का थर्ड आएगा बेटा, 5 का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। जल्दी देख लो, 5 का थर्ड आएगा, थर्ड देखो, अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड से आप अमोनिया बना रहे हैं, उसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ले लो, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर इन। ये देखो जरा, ये किसका क्वेश्चन है, किसी को याद आ रहा है, सर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल का क्वेश्चन है। अब यहां पर पूछा हुआ है सेक्सुअल स्पोर बोले हैं और एक्सोजीनसली बोले हैं। आपको ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना पता होना चाहिए। एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस होते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज में आपको सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज इसका आंसर है। तो इसमें कोई बेसिडियोमाइस्टीज का एग्जांपल दे रखा है, ये एल्ब्यूगो क्या है, फाइकोमाइस्टीज, ये क्या है ड्यूटीरियोमाइस्टीज, ये क्या है एस्कोमाइस्टीज, और अगेरिकस क्या है बेसिडियोमाइस्टीज। तो आंसर मेरे पास 6 का 4 आ जाएगा, 6 का 4 आ जाएगा। प्लांट किंगडम बता रहा है कोई इसे। अगला ले लो, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट मार्क द इनकरेक्ट। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। देखो जल्दी से बेटा, डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, बायोलॉजिकल का ही क्वेश्चन है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये लाइन है क्या, हाँ सही है। स्पोर्स इन स्लाइम माउल्ट्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एयर या वाटर के थ्रू। जाइगोस्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन राइजोपस। उस्टिलागो बिलोंग टू बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज में क्या क्या याद करना है, उस्टिलागो करता है स्मट और पक्सिनिया करता है रस्ट। याद रहेगा ये, इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी ठीक है, पर जाइगोस्पोर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस नहीं है। जाइगोस्पोर कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है। जाइगोस्पोर बेटा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है जाइगोस्पोर। आंसर थर्ड आएगा, क्या आएगा, थर्ड आएगा आंसर। देख लो जल्दी से बेटा, आंसर थर्ड आएगा। अगला ले लो, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरॉइड्स। वायरॉइड्स, हाँ भाई, आपको इन तीनों की प्रॉपर डिटेल से आनी चाहिए, वायरस और वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स की भाई, वायरस में डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वायरॉइड में हमेशा आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। प्रायोन्स में कुछ होता ही नहीं है। तो वायरॉइड में सिंगल स्ट्रैंड क्या है, मेरे पास आरएनए। 1971 टीओ डाइनर, याद आया कि नहीं, हाँ, वायरस में डीएनए आरएनए, इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है। इस साइज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, सबसे छोटे सब बड़े वायरस प्लस आपका इज इक्वल टू प्रायोन्स, और ये साइज ग्रेटर है किसके, वायरॉइड के। नहीं, ये याद रहेगा साइज, हाँ सर याद रहेगा। 8th का सेकंड आ गया। अगला चलो जल्दी से, 8th का भी आ गया, शाबाश। आदित्य, आनंद, कौशिक, अविनाश, मयंक, नेहा, हेलबॉय, रिमी, ज्योति, नीलू, शाबाश, सही है, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, साइज याद रहेगा, टीओडाइनर प्रायोन्स की डिजीज का नाम। वायरॉइड्स की कौन सी डिजीज होती है भाई, वायरॉइड्स की मोज़ेक डिजीज, ये टीएमवी करता है। सिट्रस कैंकर कौन करेगा, ज़ेंथोमोनास सिट्राई। ये ज़ेंथोमोनास सिट्राई क्या बैक्टीरिया के लिए दे रखा है, यस, ये करेंगे प्रायोन्स, बीएससी।
ये करेंगे प्रायोन्स। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज 9 का 2, 9 का 2 आ गया बेटा, 9 का 2 आ गया, शाबाश। 9th का सेकंड आ गया, आप खुद से देख लो। डिजीज देखो, सिट्रस कैंकर लिख रखी है एनसीईआरटी में, हाँ दे रखी है, बैक्टीरिया में दे रखी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक साइनो, देख लो जरा फटाफट से। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया राइजोबियम, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया सही है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सही है, साइनोबैक्टीरिया सही है। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया, क्या ये फ्री लिविंग है? नहीं, सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक है। क्या ये फ्री लिविंग होता है तब ये एनारोबिक नहीं होगा। जब ये सिम्बायोटिक होता है तब बिना ऑक्सीजन के रहता है ना? क्लियर है, सही है। तो हमारे पास 10th का फर्स्ट आ जाएगा, 10th का फर्स्ट आएगा बेटा। नेक्स्ट करेंगे, जल्दी दो। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दो बेटा। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या होगा, जरा समझो 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 फास्ट। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या होगा? पीएच ऑफ स्ट्रोमा, आप याद करो, इधर देखो बेटा, ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट बना दी, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। कहां पर H प्लस इंक्रीज होते हैं? यहां H प्लस इंक्रीज होते हैं लाइट रिएक्शन में, और ये क्या है? स्ट्रोमा है। तो यहां पर पीएच ऑफ स्ट्रोमा इंक्रीज, पीएच ऑफ ल्यूमन डिक्रीज, पीएच ऑफ ल्यूमन इंक्रीज, पीएच ऑफ स्ट्रोमा हैज नो इफेक्ट। ध्यान से सुने बेटा, यहां H प्लस बढ़ने को क्या लिखेंगे? पीएच बोलेंगे डिक्रीज, है ना? अच्छा, लाइट रिएक्शन में ल्यूमन की पीएच डिक्रीज होगी कि नहीं, बताओ। अगर लाइट रिएक्शन होगा H प्लस यहां बढ़ते हैं, ठीक है, हमें स्ट्रोमा जो है उसकी पीएच इंक्रीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां H प्लस बढ़ने से क्या होगा? पीएच ऑफ ल्यूमन क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज गलत है, ये गलत है। अब मेरे पास पीएच ऑफ स्ट्रोमा इंक्रीज है, तो हम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो पानी टूटेगा तो H प्लस यहां बढ़ेगा, तो ज्यादा सही आंसर 11th का 2 है। ऑल दो 11th का 1 गलत नहीं है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो ये दोनों तो गलत है, 11th का 1 गलत नहीं है। पर क्या होता है, ल्यूमन में पीएच डिक्रीज होती है, H प्लस आयंस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। 1 गलत नहीं है, पर ठीक है। आगे आ जाओ। विच एक्ट एज अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, याद करो, ये मेरे पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहां पर ये F0 है, और ये मेरे पास F1 है जो हेड होता है, ये ल्यूमन है मेरे पास। तो आप देख लो F1 और F0 कौन एक्ट करता है? ये आ गया F0 आ गया, ये क्या आ गया? F0 आ गया। देख लो ध्यान से बेटा, ये आ गया हमारे पास F0 ऑफ ATPase आ गया, देख लो ध्यान से, F0 ऑफ ATPase आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या करेक्ट है? वेस्टफुल प्रोसेस है, एटीपी यूज होती है, रिलीज ऑफ CO2, ऑल ऑफ दीज। बताओ जल्दी से भाई, मुझे बताओ जरा, फोटो रेस्पिरेशन में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। एटीपी एक तरीके से इनडायरेक्टली यूज होती है, CO2 रिलीज होती है, वेस्टफुल प्रोसेस है, ऑल आएगा। 13 का 4th आएगा बेटा, 13 का क्या आएगा? 4th आएगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या 3 ऑर्गेनल्स याद हैं आपको जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज्म, क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन जो है उसमें रुबिस्को कैसे काम करता है? एज अ ऑक्सीजनेज काम करता है। क्या कंपाउंड बनाता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। जो मैं बोल रहा हूं वो 10 क्वेश्चन आपको और ऐड कर रहा हूं, मैं बोल बोल के 10 क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं आपको। सही है, आ जाओ। डिप्लॉन्टिक प्लांट हैविंग बोथ स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग। मेरी बात सुने ध्यान से, स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है। सबसे पहले समझो डिप्लॉन्टिक कौन होते हैं। डिप्लॉन्टिक में मेरे पास याद करो, जिम्नोस्पर्म में, डिप्लॉयड नहीं, डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई एल्गी दे रखी है, दैट इज फ्यूकस, फ्यूकस भी हमारे पास डिप्लॉन्टिक है। अगर मैं इनकी बात करता हूं, इन दोनों में गेमेटोफाइट क्या होगा? गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है? नहीं, गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। गेमेटोफाइट कैसा होता है? डिपेंडेंट होता है। तो डिप्लॉन्टिक प्लांट जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, कोई होगा ही नहीं। याद करो बेटा, जल्दी से याद करो। हां, अरे समझ में आ रहा है? डिप्लॉन्टिक प्लांट में जिम्नो और एंजियोस्पर्म आएंगे, दोनों में गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट में इसमें फ्री लिविंग पूछ रहा नहीं होगा कोई। डिप्लॉन्टिक प्लांट एल्गी से फ्यूकस, सही है। डिप्लॉयड में क्या आएगा? टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तीनों आ जाएंगे। आगे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म?
जिम्नोस्पर्म के लिए क्या ट्रू है? डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, याद करके जाना, ये सब गड़बड़ होगा नहीं तो। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये ट्रू है। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट नॉट ट्रू पूछा है ना, ये ट्रू पूछा है। डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये भी ट्रू है। अच्छा, नॉट अकर लिखा है, नॉट अकर लिखा है ना, तो सही हुआ ना। नॉट अकर मतलब नहीं होती है, देखो ये भी ट्रू है, ये तीनों ट्रू हो गए। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में 3n होता है, इसमें n होता है। इसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें जिम्नो एंजियो दोनों में होता है। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ऑल आ जाएगा। 15th का मेरे पास क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा। जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? जल्दी करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? कारा बाइसेक्सुअल एल्गी है क्या? हाँ, उसमें क्या होगा याद करो। देखो बेटा, कारा में कई बार क्वेश्चन आया है कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम में अपर कौन सा है, तो अपर ऊगोनियम में, लोअर एंथ्रीडियम में, याद करके जाना। और मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल एल्गी, ये सही है। डिक्टियोटा, डिक्टियोटा क्या है? ब्राउन एल्गी, उसमें जूस्पोर होंगे और वो हैप्लॉन्टिक होगी। हाँ होगी, हैप्लॉन्टिक क्यों होगी? वो एल्गी है। और जूस्पोर किस में होते हैं? ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों में है। आंसर सही है इसका। मार्केंशिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक और जूस्पोर प्रेजेंट। ध्यान से देखें बेटा, मार्केंशिया क्या है? ध्यान दें, मार्केंशिया क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और जूस्पोर प्रेजेंट है। तो जूस्पोर भी है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी है मार्केंशिया। जूस्पोर होगा? नहीं हो सकता। देखो बेटा, जूस्पोर अगर आपसे पूछा जाए, एल्गी में दो ही में होता है, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में होता है। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स में क्या जूस्पोर होते हैं? नहीं होते, ब्रायोफाइट्स में जूस्पोर नहीं होते। तो इनकरेक्टली मैच में थर्ड आएगा। पॉलीसाइफोनिया ऊगैमस है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हाँ, 3 एल्गी ऐसी हैं, कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। तीनों एल्गी क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और वो ऊगैमस है। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है ये देख लो, पॉलीसाइफोनिया, ऊगैमस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये भी सही है। तो आंसर थर्ड आएगा 16 का। 16 का थर्ड आएगा, देख लो बेटा। हाँ, 16 का थर्ड आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पाइरिनॉइड? पाइरिनॉइड क्या होता है बेटा? पाइरिनॉइड ग्रीन एल्गी में मिलता है। पाइरिनॉइड यहां से ग्रीन एल्गी में मिलेगा। रिक्सिया अगर आपको नहीं याद है तो मार्केंशिया कर लो, ये लिवर वर्ड की बात हो रही है, तो इसमें तो होगा नहीं। एक्टोकार्पस और ये ब्राउन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स और इसमें हो सकता है। तो 17 का सेकंड आएगा। पाइरिनॉइड क्या होता है याद करो, इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। याद आया? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च स्टोर करता है। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ, देखो बच्चे, आपको याद होनी चाहिए चीजें। आगे ले लो। नेक्स्ट, पेप्केज हैव एन एडवांटेज ओवर रुबिस्को। द एडवांटेज इज रुबिस्को कंबाइन विद O2 बट पेप्केज डू नॉट। देख लो ध्यान से, देखो, पेप्केज हैज एन एडवांटेज ओवर रुबिस्को। भाई पेप्केज क्या है? एक एडवांटेज है। रुबिस्को कंबाइन विद O2 बट पेप्केज डू नॉट, ये सही लग रहा है। रुबिस्को कंबाइन विद NO2, ये गलत है। रुबिस्को कंजर्व एनर्जी बट पेप्केज डू नॉट, एनर्जी का कुछ नहीं है। पेप्केज इज प्रेजेंट इन बोथ मीजोफिल एंड बंड, ये गलत है बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पेप्केज हमेशा कार्बोक्सिलेज होता है, रुबिस्को दोनों होता है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, यही एडवांटेज है। दूसरा, अगर हम बात करें पेप्केज कहां मिलता है? मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट। रुबिस्को कहां मिलता है? हमारे पास बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट या मीजोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। क्या इतनी बातें याद हैं? तो मेरे पास आंसर में फर्स्ट ज्यादा ठीक है। जल्दी करो, जल्दी फास्ट, फर्स्ट ज्यादा ठीक है। जो जो डाटा मैं बोल रहा हूं मुझे बताना क्या आपको सारा याद है। रुबिस्को और पेप्केज की लोकेशन याद है C4 प्लांट में? हाँ। पहला प्रोडक्ट याद है? हाँ सर। पेप्केज जब यूज करेंगे तो पीपी क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा, उसके साथ CO2 जोड़ के OA बनेगा। OA कन्वर्ट होता है किस में? मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड को किस में ले जाते हैं सर? बंडल शीट में ले जाते हैं। ठीक है, मैलिक एसिड को वापसी कन्वर्ट करते हैं OA में, उससे CO2 निकाल के किसको दे देते हैं? किसको दे देते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्या बन जाता है मेरे पास? मेरे पास बन जाता है C3 एसिड। वो CO2 जो मिलता है बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में जब जाता है, वो क्या करे? काम किससे बाइंड करेगा? रुबिस्को से बाइंड करेगा। किसकी सेल वॉल इम्परवियस होती है? मीजोफिल या बंडल शीट? सर बंडल शीट की इम्परवियस होती है। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेल कोन? क्या मेल कोन के लिए ट्रू नहीं है? डिप्लॉयड मियोसिस अकर इन माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान से सुने बेटा, मेल कोन के लिए क्या ट्रू नहीं है? मेल कोन किस पे मिलता है सर? जिम्नोस्पर्म में मिलता है। सही है सर, जिम्नोस्पर्म में मिलता है।
तो मेल कौन डिप्लॉयड होगा, सही है, तो डिप्लॉयड होगा। मियोसिस माइक्रोस्पोरेंजिया में होगी, सही है। प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरोफिल। अब मेरी बात सुने ध्यान से, मेल कोन में जो लीफ होती है उसका नाम माइक्रोस्पोरोफिल है। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल है। सुन लो ध्यान से। तो मेल कोन जो है मेरे पास, मेल कोन ये डिप्लॉयड है, हाँ सर। मियोसिस अकर इन माइक्रोस्पोरेंजिया, प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, हैव मैक्रोस्पोरोफिल, नहीं माइक्रोस्पोरोफिल होगा। तो 19th का मेरे पास 4th आ गया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेल कोन और फीमेल कोन क्या दोनों पाइनस में प्रेजेंट होते हैं? यस, पाइनस बाइसेक्सुअल होता है। साइकस में मेल कोन एक ट्री पर होता है, फीमेल कोन साइकस में होता है, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, चैट में बताओ, जल्दी से चैट में बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी से चैट में बताओ, क्या साइकस में फीमेल कोन होता है, हाँ या ना? हाँ या ना, चैट में जल्दी से बताओ, क्या साइकस में फीमेल कोन होता है? साइकस में फीमेल कोन होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नो, नहीं, वहां मेगास्पोरोफिल होता है। दूसरी चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं, न्यूसिलस होता है जिम्नोस्पर्म में? हाँ, न्यूसिलस में से एक सेल काम करता मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस होके 4 मेगास्पोर और उसमें से 3 डी जनरेट करते, एक आगे डेवलप करता है। फीमेल गेमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म बनाता है जिम्नोस्पर्म में बिना फर्टिलाइजेशन के। पॉलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म में? हाँ बनती है। पॉलिनेशन कैसे होती है जिम्नोस्पर्म में? वाटर, एयर, इंसेक्ट। बताओ जल्दी से, पॉलिनेशन कैसे होती है? पॉलिनेशन कैसे होती है, जल्दी से बताओ। मक्कारी नहीं, कोई मक्कारी नहीं करेगा। पॉलिनेशन कैसे होती है जिम्नोस्पर्म में? विंड के थ्रू होती है, याद है? विंड होगी, विंड। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस डिप्लॉन्टिक प्लांट? साल्विनिया स्लैजिनेला। हेट्रोस्पोरस बोल रहा है और डिप्लॉन्टिक भी बोल रहा है, मेरी बात सुनना ध्यान से। डिप्लॉन्टिक बोल रहा है तो टेरिडोफाइट नहीं हो सकता इसमें। टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, ये नहीं होगा। तो जिन बच्चों को साल्विनिया और स्लैजिनेला लगा उनको, उनकी पिटाई होनी चाहिए, उनका कट गया है। ठीक है, तो रह गया एक्टोकार्पस और कैल्प। एक्टोकार्पस और कैल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, ये नहीं हो सकता। पाइनस और टेरिस, अब देखो टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। साइकस और सोलेनम ये हो सकता है, ये जिम्नो है और ये एंजियो है। अगर आपसे पूछा जाए हेट्रोस्पोरस कौन कौन है, साल्विनिया, स्लैजिनेला, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। साल्विनिया, स्लैजिनेला, जिम्नो और एंजियो तो होते ही हेट्रोस्पोरस हैं, और यहां पर डिप्लॉन्टिक भी लिखा हुआ है, इसलिए आंसर 4th आएगा। हाँ, इसलिए आंसर डी आएगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट लिखा है, जिन बच्चों ने फर्स्ट लिखा है उनका मतलब पोपट हो गया, उनको क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं ध्यान से। हमेशा याद रखो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में ये दोनों है। बाकी सर हमारी कोचिंग में 5 नाम लिखवाए थे, मत कर, यही 2 याद कर। उसके बाद जिम्नोस्पर्म जो तेरे पास है बेटा, वो हेट्रोस्पोरस होते हैं और वो डिप्लॉन्टिक होते हैं, सही है? क्लियर? आगे आजा बच्चे। फ्यू फीचर गिवन आर, ये दे रखा है पीट मॉस में। पीट मॉस क्या है? स्फेग्नम है सर। स्फेग्नम सबसे पहले दिमाग में बिठाओ, स्फेग्नम मतलब ब्रायोफाइट है। स्फेग्नम मतलब हमारे पास क्या है? ब्रायोफाइट है। फिर रिपीट कर रहे हैं, तो फ्यू फीचर्स आर गिवन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ऊगैमस है, डिप्लॉन्टिक है, कौन कौन सा होगा? देखो, ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, यस। ऊगैमस होता है, यस। डिप्लॉन्टिक नहीं होगा। नॉन मोटाइल मेल गैमेट नहीं, गलत है। मेल गैमेट टेरिडो और ब्रायो में भी मोटाइल होते हैं। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ये गलत हो गया, ठीक है। और स्पोरेंजिया ये नहीं होता। तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक आ रहा है, ऊगैमस आ रहा है। डिप्लॉन्टिक नहीं होगा, मोटाइल मेल, अच्छा ये सही है ना, एब्सेंट नहीं लिखा, ये सही है, सही है। मोटाइल मेल गैमेट होता है। डिपेंडेंट नहीं आएगा, फ्री लिविंग आएगा यहां पर। स्पोरेंजिया कहां से स्टार्ट होता है? टेरिडोफाइट से। आंसर में 3 आएगा। कुछ बच्चे ध्यान से सुनते भी नहीं है। फर्स्ट आएगा बेटा, 21 का फर्स्ट आएगा, जल्दी करेंगे। 21 का फर्स्ट आएगा, बहुत बढ़िया। बच्चे ध्यान से देखो ना, यहां पर मोटाइल मेल गैमेट होता है। मोटाइल मेल गैमेट किसमें किसमें होगा? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, आगे बोल बेटा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होते ही नहीं है। जिम्नो और एंजियो में मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते, पॉलन ट्यूब से लेकर जाना पड़ता है उन्हें। हाँ, इनको समझ कैसे आएगा? कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए बेटा। हाँ, क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दूंगा मैं। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड? कौन सा स्ट्रक्चर मेरे पास हैप्लॉइड है? फिर आपको ये समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हैप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट होना चाहिए। प्लांट किंगडम में कोई भी चीज हैप्लॉइड डिप्लॉइड किस चीज के आधार पर डिसाइड होती है?
कि वो गेमेटोफाइट जनरेशन का पार्ट है कि नहीं। क्लियर है? हाँ, तो आप ध्यान से देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। आर्किगोनियम हैप्लॉइड है, फुट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है क्योंकि वो स्पोरोफाइट का पार्ट है। राइजोइड्स हैप्लॉइड है, रूट डिप्लॉयड होती है। रूट एंड लीफ ऑफ फर्न, फर्न जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, रूट भी डिप्लॉयड होती है। स्पोर हैप्लॉयड होता है, आर्किगोनियम हैप्लॉयड होता है, क्योंकि ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है? गेमेटोफाइट। अगर स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट हो तो डिप्लॉयड होता है। मुझे बताओ, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, न्यूसिलस और एंटीपोडल, इसमें से कौन सा डिप्लॉयड है? भाई वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल पॉलन ग्रेन में, एंटीपोडल फीमेल गेमेटोफाइट, ये सारे हैप्लॉयड हैं और न्यूसिलस क्या है? डिप्लॉयड। रीजन क्या है? ये स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। सही है? आ रही है समझ? हाँ, स्पोर डिप्लॉयड कैसे होगा बेटा? स्पोर मियोसिस से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं। आगे देख जल्दी से, केमिस्ट्री क्लास इसके बाद है और केमिस्ट्री में बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कराएंगे सर क्लास 11th के, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है ना, आपके लिए अच्छा सेशन रहेगा। विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाँ भाई, क्या है ये चीज है? सुक्रोज, ये कहां से आ गया? आने दो, आने दो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है? अच्छा, ये उसका क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इन प्लांट का। हाँ भाई बताओ, हेक्सोकाइनेज तो नहीं है, लैक्टेज नहीं है, इन्वर्टेज हो सकता है। इन्वर्टेज जो होगा वो क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, इन्वर्टेज तोड़ता है और उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। तो 23 का सेकंड आ गया। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अगर आपको एटीपी डायरेक्ट बनने वाले प्रोसेस याद रहने चाहिए। एक है मेरे पास, ध्यान से सुने, 13-बीपीजी से 2पीजी, एक स्टेप ये है ग्लाइकोलिसिस में, और एक है पीपी से पाइरुवेट। उसके अलावा बेटा आप याद करो, हमने सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनाया था। यही 3 स्टेप आपकी एनसीईआरटी बताती है कि जिसमें डायरेक्ट एटीपी बनते हैं। ये क्रैब साइकिल में, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस में। तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फ्रक्टोज से ये नहीं होगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड, ये आ गया पीपी से पाइरुविक एसिड। ये 3 स्टेप है जहां डायरेक्ट एटीपी बनती है। 24 का मेरे पास 3 आ गया। ठीक है बेटा? हाँ, आप समझ लो ध्यान से, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट, ये क्रैब साइकिल में होता है जहां पर क्या बनती है? हमारे पास एटीपी बनती है। 3 स्टेप है हमारे पास एटीपी बनने के। सही है सर? नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे आ जाओ। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन 1 फैक्टर, अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होगा तो रेट इज डिटरमाइंड बाय, ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा लॉ लिखा हुआ है? लॉ बताओ जरा जल्दी से, ये कौन सा लॉ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ध्यान करो, ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा चीजों से अफेक्ट होगा, एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होगा, रेट वो डिटरमाइन करेगा जो मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होगा। टू क्लोजली विच इज क्लोज टू मिनिमल वैल्यू, ये सही लग रहा है। ओनली 1 फैक्टर क्लोज टू मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ओनली 1 फैक्टर क्लोज टू इज एप्रोप्रिएट नहीं। तो क्लोज टू मिनिमम वैल्यू के जो पास होगा वही क्या होगा? रेट डिटरमाइन करेगा। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। किस वैज्ञानिक ने दिया है? एफ ब्लैकमैन ने दिया है। आ जाते हैं बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 रिलीज नहीं होगी। अब देखो, हम सबसे पहले आप ये समझो, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट CO2 रिलीज होगी, हाँ। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल CO2 रिलीज होगी, हाँ। इथेनॉल बनाने में क्या CO2 रिलीज होती है? आप खुद देख लो। पाइरुवेट से हम क्या बनाते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं। यहां पर CO2 रिलीज होती है, तो ये तो नहीं होगा। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन जो होता है उसमें पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसमें ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। बस यहां पर क्या होगा? NADS को खर्च करके NAD+ बनाते हैं। पाइरुवेट की रिड्यूस फॉर्म होती है लैक्टिक एसिड। तो 26 का फर्स्ट आ जाएगा। जल्दी करो बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट। 26 का फर्स्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, सिर्फ साइटोक्रोम C को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लिखा है। हम जब नोट्स बनवाते हैं तो बच्चों को 2 लिखवाते हैं, एक यूबिक्विनोल लिखवाते हैं, एक साइटोक्रोम C लिखवाते हैं। पर एनसीईआरटी ने सिर्फ साइटोक्रोम C को, जो कॉम्प्लेक्स 4 और 3 के बीच में है, कॉम्प्लेक्स 3 जिसे साइटोक्रोम BC1 कहते हैं,
और मेरे पास कॉम्प्लेक्स 4, इनके बीच में हमारे पास जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो साइटोक्रोम सी है। अब अगर चाहो कोएंजाइम क्यू मतलब यूबीक्विनोन को कहते हैं। आंसर में हम ये दोनों मार्क कर सकते हैं, ये और ये, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है। तो सर फिर हम क्या करेंगे? अगर तुम्हारे पास बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो आप सिर्फ ये मार्क करो, अगर बोथ है तो ले लो। पर नॉर्मली अगर आप देखें की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनेगी, आंसर इसका सेकंड होना चाहिए था, पर फोर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोएंजाइम क्यू होता है पर एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। मेरे को लग रहा है मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी है, मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियरली बता दी। यहां पर एक बच्चा ऐसा बोल सकता है सर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, करना है बच्चे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन होते दोनों हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ एक की बात करी है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं ये ले लेता साइटोक्रोम सी। सही है? हाँ, आगे आ जाओ। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू मसल सेल, अगर ऑक्सीजन मसल सेल को नहीं मिलेगी तो NADH फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस डज नॉट पास इलेक्ट्रॉन टू ETS। बताओ जल्दी से, अगर ऑक्सीजन मसल सेल को नहीं मिलेगी, देखो हमने मान लो ये ETS बना रखी है, ETS में कॉम्प्लेक्स 4 जो है अपनी इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ऑक्सीजन को देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही है तो क्या होगा? NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको नहीं देगा? NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको नहीं दे पाएगा? ETS को नहीं दे पाएगा। इंस्टेड अब वो क्या करेगा? अगर NADH ETS को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है तो वो पायरुविक एसिड को देता है मसल में, जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो NADH है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इसको दे देता है। देखो NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन पायरुविक एसिड को दे दिए और क्या बन गया? लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो ETS में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे क्योंकि ऑक्सीजन कम है। अगर ऑक्सीजन कम है, कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन में नहीं जा रहे, तो उस केस में क्या होगा? NADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको नहीं दे पा रहा? ETS को, तो किसको देगा? पायरुविक एसिड को। तो आंसर में मेरे पास सेकंड आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज अगर समझ में आई तो ये अच्छा क्वेश्चन है। भाई क्यों दे रहा उसको? क्योंकि वो उसको दे नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन्स। ETS इज प्रेजेंट इन, हाँ भाई ये जनरल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ETS मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहां होता है, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि लैक्टिक एसिड कहां बनता है। लैक्टिक एसिड मसल सेल में बनता है। मसल सेल में कहां बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में बनेगा। सही है? सही है। आगे चलो। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन डैश इज ऑक्सीडाइज रीऑक्सीडाइज NADH। अब यहां पर बेटा देखो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 नॉट रिलीज गलत है, NADH ऑक्सीडाइज CH3CHO। ये क्या है? ये क्या है बेटा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा? एसिटल्डिहाइड होगा। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, सबसे पहले पाइरुवेट लिखते हैं, पाइरुवेट से एसिटल्डिहाइड लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड से हम क्या बनाते हैं? इथेनॉल। हम यहां पर रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? NADH अपने इलेक्ट्रॉन देके यहां NAD+ बना रहा है। तो अगर आप मेरी बात समझ सको, NADH किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करता है इथेनॉल में, तो वो गलत है। CH3CHO रिड्यूस NADH, ये भी गलत है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, एसिटल्डिहाइड जो है ये लिखा, मान लो ये NADH को रीऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब NADH को कन्वर्ट कर रहा है NAD+ में। तो एसिटल्डिहाइड की तो रिडक्शन हो रही है, NADH की ऑक्सीडेशन हो रही है। फर्स्ट आएगा आंसर। जिस बच्चे को डाउट हो देख लो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल रिडक्शन हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? NADH। तो NADH की खुद तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी। बच्चे मेरी बात समझ ध्यान से, इधर देख, ये एसिटल्डिहाइड है, ये इथेनॉल बना रहा है, एसिटल्डिहाइड रिडक्शन होके इथेनॉल बना रहा है। इसका मतलब वो NADH को कन्वर्ट कर रहा है NAD+ में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये देखो ना, CH3 रिड्यूस NADH गलत है। ठीक है, NADH ऑक्सीडाइज नहीं करता है, NADH रिड्यूस करता है। एसिटल्डिहाइड को क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो फर्स्ट आएगा आंसर। ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हां, तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये तुम्हें फॉर्मूला लिखा है, इसकी जगह एसिटल्डिहाइड लिख दो, इन तीनों की जगह। अब करो, एसिटल्डिहाइड ही तो ऑक्सीडाइज करेगा इसको, क्योंकि एसिटल्डिहाइड खुद रिड्यूस हो रहा है। आगे चलो। ट्राईपाल्मिटिन दे रखा है।
ट्राईपाल्मिटिन क्या है सर? फैटी एसिड है। फैटी एसिड का क्या दे रखा? आरक्यू सर 0.7 होना चाहिए, ये रहा 0.7। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको ट्राईपाल्मिटिन मान लो यहां पर दे रखा होता पाल्मिटिक एसिड दे रखा होता, अरेकिडोनिक एसिड दे रखा होता, तो वो सब फैटी एसिड है। फैटी एसिड का 0.7 आएगा, इसका मतलब उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। 31 का ही आ गया। आगे आ जाओ। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का वो आ सकता है वन शॉट, और चांसेस है मैं उसकी जगह बायोमोलिक्यूल दे दूं, है ना। NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूस 3 ATP इन ETS। देख ले भाई, NADH जनरेटेड इन ग्लाइकोलिसिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, 3 ATP बनाता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ भाई बताओ जरा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ? हम किसके थ्रू? देख बच्चे, ऑक्सीजन अगर नहीं है तो NADH को वापसी NAD+ में बनाने के लिए 2 प्रोसेस हैं। एक है लैक्टिक एसिड वाला और दूसरा मेरे पास है इथेनॉल वाला। लैक्टिक एसिड वाला होता है लेस सप्लाई में, यहां ऑक्सीजन एब्सेंट कर रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन ज्यादा ठीक है, इथेनॉल फर्मेंटेशन, ये नहीं होगा ऑक्सीडेटिव, ये नहीं होगा। 32 का थर्ड आ जाएगा। आगे देख लो नेक्स्ट, 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल। अब याद करो क्रैब साइकिल में एक एसिटाइल कोए से कितने एटीपी बनते हैं? किसको याद है सर? 15 एटीपी बनते हैं। कितने बने? 15 नहीं 12 एटीपी बनते हैं। क्यों? क्योंकि 3 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है जो ATP के बराबर है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि 2 एसिटाइल कोए कितने हैं भाई? 2 एसिटाइल कोए, तो मुझे 24 पे चाहिए। अच्छा, हाउ मेनी सिंथेसाइज डायरेक्टली की बात कर रहा है, डायरेक्टली। अब देखो जरा डायरेक्टली का क्या मतलब हो गया, अब यहां पर यह समझना पड़ेगा डायरेक्टली का क्या मतलब है। डायरेक्टली का मतलब ये SLP की बात कर रहा है। तो जब एक एसिटाइल कोए है तो डायरेक्ट ATP सिर्फ एक होता है, लेकिन अगर 2 एसिटाइल कोए है तो डायरेक्ट ATP 2 आएगा। यहां पर आंसर, यहां पर 33 का फर्स्ट आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपसे कोई कहता है डायरेक्ट ATP सिंथेसिस तो वो पूछ रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसमें कौन से स्टेप में होता है? सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट वाले में। तो डायरेक्ट ATP सिंथेसिस पूछ रहा है, एक एसिटाइल कोए एक GTP या एक ATP डायरेक्ट बनाता है, तो 2 बनाएगा 2। सही है? जल्दी बोलो, अरे समझ में आ गया? हां नेक्स्ट लो, O2 इज यूज बाय सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, SLP। हां भाई, ऑक्सीजन कौन यूज करता है? अगर आपसे पूछा जाए आपकी बॉडी में जो सांस ले रहे हो ऑक्सीजन कहां जा रही है? सर हमारे पास सेल पे जा रही है, लंग्स में जा रही है। लंग्स से कहां जा रही है? सर सेल पे जा रही है। उस ऑक्सीजन का होगा क्या? वो ऑक्सीजन ETS यूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सबस्ट्रेट लेवल, ATP, हां भाई ETS यूज करेगा, है कि नहीं बताओ? आया होगा कि नहीं? ETS यूज करेगा ना ऑक्सीजन। हां सर। द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, भाई ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में लिंक क्या है? लिंक रिएक्शन कहते हैं, और वो कौन है? एसिटाइल कोए है कि नहीं? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रैब साइकिल कहां होगी? मैट्रिक्स में। उसके अलावा लिंक रिएक्शन भी कहां होगा? ये तो 35 का सेकंड आएगा, ये भी ठीक है। अच्छा आगे देख लो, ATP कैन बी, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें से पूछ रहा है ATP सिंथेसिस के लिए क्या ठीक है? ATP कैन बी सिंथेसाइज थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और सही है। देखो 2 तरीके से ATP बन सकता है ना, एक SLP से बन सकता है और एक OP से बन सकता है, OP, है कि नहीं? और फोटोफॉस्फोलेशन PP, ये बनता है किसमें बेटा? ये वाला कहां बनता है? लाइट रिएक्शन में। द प्रोटोन मोटिव फोर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, मतलब क्या हो रहा है? कहीं भी ATP बनाने के लिए आपको यहां H+ इकट्ठा करना पड़ता है, ये कह रहा है। प्रोटोन मोटिव फोर्स का मतलब होता है प्रोटोन इकट्ठा करना, ठीक है। प्रोटोन मोटिव फोर्स इज एसेंशियल फॉर बैक फ्लो ऑफ H+, मतलब H+ यहां इकट्ठा हो गया, उस फोर्स से F0 F1 के थ्रू क्या जाता है? ये देखो, प्रोटोन मोटिव फोर्स का मतलब H+ इकट्ठा कर दिया, वो H+ कहां जाएगा? आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू प्रोटोन चैनल। तो मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसे आउटर चैम्बर कहते हैं, यहां से वो इनर चैम्बर में या मैट्रिक्स में जाता है। सही है? क्लियर है? तो ये ऑल आ जाएगा, सारी स्टेटमेंट ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ATP बनने के 3 तरीके होते हैं। PP मतलब फोटोफॉस्फोलेशन, वो लाइट रिएक्शन में होता है। OP मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन, वो ETS में होता है। SLP मतलब डायरेक्ट ATP सिंथेसिस, जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में होता है।
ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप है एसएलपी के, और क्रैब साइकिल में 1 स्टेप है। और ईटीएस जो होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहां एटीपी बनना। इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और लाइट वाले में, दोनों में कहीं ना कहीं प्रोटॉन इकट्ठा करके ही एटीपी बनाते हैं। सही है सर, आगे ले आओ। मार्क द इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ भाई, ये जरा देखें जरा। नाइट्रोबैक्टर इज अ ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर, ऑल ऑटोट्रॉफ आर ऑक्सीजेनिक। सारे ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजेनिक होते हैं, गलत है ये। हम बात कर सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की, ठीक है। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। मेरी बात सुनो ध्यान से। ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। अगर आपको नहीं पता याद रखो, फ्लैजिला जो यूकैरियोट का होता है ना, वो बनता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, प्रोकैरियोट का नहीं बनता। डाइएटम एंड क्लोरोयूग्लिनाइड दोनों क्या है बेटा? दोनों ऑक्सीजन बनाते हैं। तो दोनों अगर ऑक्सीजन बनाते हैं तो उसमें क्लोरोफिल ए होना चाहिए। तो ये देखो, ये सही है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब नाइट्रोबैक्टर इज ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, तो नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोसोमनास, याद करो क्या था बेटा? ये क्या करेगा? देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास NH4+ था, उससे NO2- बनाया, और फिर क्या बना? NO3-। तो NH4 से ये नाइट्राइट, तो यहां पे क्या है बेटा? नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, ठीक है। और नाइट्रोबैक्टर यहां आएगा, तो नाइट्रोबैक्टर देखो NO2- से NO3- बना रहा है, ऑक्सीजन यूज कर रहा है, और यहां लिखा है ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बना रहा है। देख बेटा, यहां से इस वाले रिएक्शन में नाइट्रोबैक्टर आएगा, तो यहां तो ऑक्सीजन लग रही होगी ना एक तरीके से, तो ऑक्सीजन बनाएगा कैसे? ऑक्सीजनिक वो होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेरे पास फर्स्ट रॉन्ग हो गया, आंसर 4th आएगा। आ रहा है समझ? आंसर 4th आएगा। राइबोसोम इज प्रोकैरियोट्स हैविंग साइज, ये सही है बेटा। ऑल बैक्टीरिया है फ्लैजिला, गलत है। एस्कोमाइस्टिस प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस, सही है। कोनिडिया की बात हो रही है, सोचो ध्यान से, कोनिडिया की बात हो रही है, ये सही है ना? ये दोनों ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा? ए और सी 4th आएगा। सोचो सोचो जल्दी जल्दी से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉर्मल टाइम? हाँ भाई, सोर्स ऑफ फूड इन नॉर्मल टाइम, इधर देखें भाई। सोर्स का मतलब होता है जहां फूड सिंथेसाइज होता है। ये क्वेश्चन किसका है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का। आप याद करो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये बोल रहा है कि नॉर्मल टाइम में, ध्यान दे बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। नॉर्मल टाइम में हमारे पास कौन सोर्स की तरह काम करता है? यंग लीफ, मैच्योर लीफ। मैच्योर लीफ, मैच्योर लीफ से खाना ये सिंक होता है, बाकी ये डेवलपिंग फ्रूट भी सिंक है, यंग लीफ भी सिंक है, एपिकल मेरिस्टेम सिंक है। मैच्योर लीफ क्या है? सोर्स की तरह काम करेगा। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सोल्यूट? हाँ भाई, फंक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है डिपेंड ऑन सोल्यूट। फंक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब डिपेंड ऑन सोल्यूट। तो प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली रिलेट होता है किससे? सोल्यूट से। जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, ध्यान सुनेंगे बेटा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और उतना कम सोल्यूट पोटेंशियल होगा। याद है कि नहीं? सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होती है, जितना ज्यादा सोल्यूट डालोगे उतनी नेगेटिव में जाती है। तो क्या डायरेक्टली रिलेटेड है? ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे चलो। वाटर एब्जॉर्ब एट, वाटर कौन सी जोन एब्जॉर्ब करती है? देखो भाई, इधर तुम्हारे पास ये अलग अलग जोन है, ठीक है। यहां पे रूट एयर यहां होती है, तो मेरिस्मेटिक जोन नहीं, जोन ऑफ इलोंगेशन नहीं, जोन ऑफ मैचुरेशन में कौन से मेरे पास? रूट एयर सेल। रूट एयर सेल। क्या सारे एपिडर्मल सेल पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं? नहीं। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो बेटा। रूट एयर एब्जॉर्ब करती है, और वो किस में आती है? जोन ऑफ मैचुरेशन में। आगे चलते हैं। माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट क्या होता है भाई? माइकोबायोन्ट क्या था? फंजाई था। फंजाई क्या करती है? मिनरल एब्जॉर्ब करती है। तो माइकोबायोन्ट फोटोसिंथेटिक है? नहीं, सिम्बायोटिक है। लाइकन के अंदर, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखो भाई, ये फंजाई अगर फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, तो ये सैप्रोफिटिक होता है। यही फंजाई अगर लाइकन में है तो उसका रोल क्या होता है? सिम्बायोटिक होता है। तो माइकोबायोन्ट मेंबर ऑफ फंजाई इज सिम्बायोटिक। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है
क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा यार फंजाई तो सैप्रोफिटिक भी होती है, नहीं, लेकिन जब वो माइक्रोबायोन्ट में होती है तो एज अ सिम्बायोटिक की तरह काम करती है। 42 का 3 आएगा। अगर वो फ्री लिविंग होती तो सैप्रोफिटिक हो सकती थी। आगे आओ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। मीजोजोम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट, सही है। क्रोमेटोफोर एंड गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, सही है। क्रोमेटोफोर में पिगमेंट होते हैं और गैस वैक्यूल भी लिखा हुआ है। जीनोमिक डीएनए ऑफ इज अ सर्कुलर, सही है। मतलब बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है वो मेन डीएनए, उसे जीनोमिक डीएनए कहते हैं। क्या वो सर्कुलर होता है? हाँ सर, सर्कुलर होता है। वो डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हाँ बेटा, एक बहुत खराब सवाल है, हु इज फाउंडर ऑफ संकल्प? कोई फाउंडर नहीं है, हम लोग फाउंडर नहीं है बेटा। हाँ, सब टीचर है, सब बराबर है। फाउंडर तो बड़े लोग होते हैं बेटा, साफ सीधी बात है। मीजोजोम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट, क्रोमेटोफोर एंड गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन जीनोमिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक सेल इज सर्कुलर, सही है, सारा सही है। हाँ, एस्कोमाइस्टीज आर सैक फंजाई, बताओ भाई। ठीक है, देख लो, एस्कोमाइस्टीज सैक फंजाई सही है। साइनोबैक्टीरिया, याद है ये लाइन एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पर। साइनोबैक्टीरिया आर कोलोनियल यूनिसेलुलर फिलामेंटस, सही है। स्टेनले क्रिस्टलाइज वायरस, इसमें से इनकरेक्ट पूछा। आर्कीबैक्टीरिया इन सेल वॉल, सही है ये भी। याद है ये ईयर? नहीं याद है? 1935 स्टेनले, 1830 1892 इवन वर्स की होगा, चेक कर लो। हाँ ठीक है, सही है। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन? हाँ भाई याद करो, पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? याद आ रहा है आपको? बोरोन आएगा। बोरोन हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में, याद करो, बोरोन हेल्प करता है बेटा। द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन प्लांट इज, याद रखो बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिनरल नहीं होते। अगर मोस्ट अबंडेंट मिनरल की बात करें प्लांट में, वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा। मोस्ट अबंडेंट मिनरल की बात कर रहे हैं, देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तीनों मिनरल नहीं है। मिनरल तो सिर्फ ये है इसमें से, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, 46 का 4 आएगा, 46 का 4 आएगा। ठीक है, जल्दी नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोन्यूट्रेंट? चोन, पीएसके, ठीक है, एमजी, ये मैक्रो है। पीकू, नीमो, बीकल, एमएन, जेडन, ये क्या है बेटा? ये 9 है, ये 8 है, ये माइक्रो है। तो इसमें से पूछा कौन मैक्रो नहीं है, तो आप देख सकते हो फास्फोरस मैक्रो है, कैल्शियम मैक्रो है, एमजी, एमएन, है ना। एमजी का क्या काम होता है? राइबोसोम असेंबली, और रुबिस्को और पेप्केस का एक्टिवेटर होता है, सही है। एक्सोकाइनेज के लिए भी चाहिए, सही है। मैग्नीशियम याद आ रहा है? नहीं आ रहा? कैल्शियम क्या चाहिए बेटा? स्पिंडल, याद आ रहा है? स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, सही है सर। आगे चलो। ऑल मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब इन सेल एज अ, भाई जितने भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। याद रखो बच्चे, हमारे पास ये चीज याद रखनी है कि मिनरल्स हमेशा आयनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। क्या नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है? नहीं, NH4+, NO2-, NO3-, और उसमें भी सबसे ज्यादा। अच्छा, किसी को ये याद है कि आयरन कैसे एब्जॉर्ब होगा, फेरस या फेरिक? चैट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ चैट में, फेरस और फेरिक, जल्दी जल्दी फास्ट। फेरस और फेरिक, चैट में बताओ, फेरस फेरिक, फेरिक आएगा। हाँ, और कॉपर का याद है? कॉपर, जल्दी। और कॉपर कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है? ईटीएस के, ईटीएस के कौन से कॉम्प्लेक्स में कॉपर होता है? याद करो, फेरिक आएगा, शाबाश। ईटीएस के कौन से उसमें कॉपर होता है? नेक्स्ट आ जाओ। द कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, कोर, कोर, कोर क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। कोर मेटल क्या होगा? मैग्नीशियम आएगा। ध्यान से सुनेंगे, कोर मेटल क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन होती है ऐसे, और चारों नाइट्रोजन पर इस तरीके से रिंग जुड़ी होती है।
तो कोर में मेरे पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के। आगे आ जाओ, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर। हाँ भाई, असेंशियल, नॉन एसेंशियल नहीं है, मैक्रो नहीं है। ट्रेस एलिमेंट्स माइक्रो को कह सकते हैं, यह आंसर आ सकता है। ये माइक्रो दे रखे हैं, ये नहीं है। ये देखो नेक्स्ट, हो गया। आगे पढ़ो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन, भाई जेड स्कीम इन प्रेजेंस ऑफ पीएस ओनली। मुझे एक चीज बताओ, जेड स्कीम किसको बोलते हैं, नॉन साइक्लिक को। क्या सिर्फ पीएस1 की प्रेजेंस में हो जाएगा, गलत हो गया। ओनली पीएस1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH2। साइक्लिक वाले में क्या NADPH2 बनता है, गलत है ये, ठीक है। स्ट्रोमा लैमिला लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। देखो ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा लैमिला है। क्या इसमें NADP रिडक्टेज, इसमें सिर्फ PS1 होता है बेटा, इसमें सिर्फ PS1 होता है। इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, ना PS2 की जरूरत है। तो सही हो गया ना स्टेटमेंट। देखो जेड स्कीम जो होगा, पहला गलत है, सेकंड ठीक है, बी ठीक है। स्ट्रोमा लैमिला में PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है, और NADP रिडक्टेज भी नहीं होगा। तो आंसर आ गया बी और सी, सही है, सही है। 51 का थर्ड आ जाएगा, 51 का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। हाँ 51 का थर्ड आ जाएगा। आगे आ जाओ, वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। हाँ भाई, वायरस के थ्रू अगर जीन ट्रांसफर जाए उसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है कि वायरस के थ्रू जीन कैसे ट्रांसफर हो सकती है? कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, डायरेक्ट बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ वाला हो गया, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं, अगर हम वायरस के थ्रू करेंगे, ठीक है। जरा इसको देख लेते हैं एक बार। 53 में प्रायोन्स, बताओ जल्दी से, प्रायोन्स में क्या है, प्रोटीन है। फाइकोबायोन्ट, माइको देख लेते हैं, प्रायोन्स, माइकोरिजा। अब देखो प्रायोन्स मेरे पास प्रोटीन ओनली है, ए का थर्ड आएगा, ठीक है, ये आंसर में लग रहा है। बी का सेकंड, फाइकोबायोन्ट फोटोसिंथेटिक है, माइकोरिजा सिम्बायोटिक होता है, सी का फर्स्ट। तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। प्रायोन्स में सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई डज नॉट इन्वॉल्व, क्या नहीं होता, बताओ जल्दी से। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई नॉट इन्वॉल्व, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सेक्सुअल साइकिल 53, क्या हुआ 53 में भाई? प्रायोन्स ए का थर्ड आएगा बेटा, प्रोटीन ओनली है ना। फाइकोबायोन्ट जो होता है, फाइकोबायोन्ट एल्गी है ना, तो फाइकोबायोन्ट तो फोटोसिंथेटिक होगी, और माइकोरिजा सिम्बायोटिक, सही तो है बेटा, सही है। आगे देख 54, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस तीनों होगा, थर्ड आएगा। 54 का थर्ड आएगा। 55, थिक वॉल सेक्सुअल स्पोर, थिक वॉल फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इन फाइकोमाइस्टीज, बताओ, ये बताओ। ए प्लेनोस्पोर और जूस्पोर, ये ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर की बात नहीं कर रहा, यहां सेक्सुअल लिख रहा है। एस्कोस्पोर हैप्लॉइड है, फ्यूजन से नहीं बनेगा, आंसर आएगा जाइगोस्पोर। थिक वॉल होता है 51, एक बार चेक करना चाहिए मुझे, कुछ बच्चे कह रहे हैं रॉन्ग है। अच्छा 51 में, अच्छा आंसर गलत लगा दिया मैंने क्या, बी और डी, अरे यार फर्स्ट आंसर आएगा। ओहो बेटा देखो ना, बी और डी आएगा, हाँ फर्स्ट आएगा, ठीक कर लो। देखो ना, ओनली PS1 फंक्शनल होगा साइक्लिक में, और स्ट्रोमा में ये एब्सेंट होते हैं। लैक का मतलब एब्सेंट, सही है, फर्स्ट आएगा, चेक कर लिया बेटा। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बताओ भाई। एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, साइलोटम क्या है, टेरिडो, ये ब्रायो, और ये एक्सेप्शन है, तीनों को मिला के हैप्लोडिप्लॉन्टिक फोर्थ आ गया। जल्दी करो, हाँ हाँ बेटा आंसर ठीक कर दिया मैंने उसका, सही है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव मोटाइल सेक्सुअल स्टेज। मोटाइल सेक्सुअल स्टेज बोल रहा है, मतलब ये बात कर रहा है मेल गैमेट की, मेल गैमेट जो मोटाइल है। आप खुद से देख लो, ये टेरिडोफाइट है, ये ब्रायो है,
और ये ब्राउन एल्गी है। इन सब में मेल गैमेट मोटाइल होता है। ये क्या है? रेड एल्गी है बेटा। रेड एल्गी में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता। 57 का 3, 57 का 3 देख लो खुद से। हाँ 57 का 3 मोटाइल सेक्सुअल स्टेज नहीं होगी। बढ़िया, आगे देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी किस में होता है? सबसे पहले ग्रीन एल्गी, उसके अलावा ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। ये वो 5 ग्रुप हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों होता है। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ब्राउन एल्गी रेड एल्गी में नहीं होता। तो ग्रेसिलेरिया क्या है भाई? ग्रेसिलेरिया तुम्हारा रेड एल्गी है। कैल्प क्या है? ब्राउन एल्गी है। तो पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो आंसर मेरे पास 58 का 2 आएगा। चेक कर लो, 58 का 2 आएगा। हां, ऑल नहीं आएगा। तुम ऑल देखते ही कर देते हो ये काम। भाई मेरे पास पाइनस आएगा सिर्फ। ग्रेसिलेरिया और जो मेरे पास कैल्प है उनमें क्लोरोफिल बी नहीं होता। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, इधर देखो बेटा, PS1 और PS2 इसमें होता है। PS2 और PS1 ग्रेनल थाइलाकॉइड में। हां सर, तो ग्रेना मैट्रिक्स नहीं होगा, इनर मेम्ब्रेन नहीं। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट 59 का 2 आ गया। हाँ, हिमांशु कह रहा है सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। बेटा तुझे वैल्यू भी कब दी थी? हम का लिख रहा है, जो मैं पढ़ पाऊंगा चैट तभी तो आंसर करूंगा। आगे देखो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? बताओ जल्दी, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। ऑक्सीजन NADPH, फाइनल प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का। ऑक्सीजन होगा, NADPH होगा, फाइनल। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन और NAD, अब देखो एक्साइटेशन ऑफ इट इज नॉट फाइनल, ये फाइनल नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई ऐसा है जो फाइनल नहीं है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो यूज हो जाता है ना डार्क रिएक्शन में। तो इसलिए आंसर आएगा 60 का 1। अगर क्वेश्चन आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन लाइट रिएक्शन, तो ऑल लगा देते। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन लाइट रिएक्शन, तो ऑल लगा देते। यहां वर्ड लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, तो आप सोचो कैसे किया मैंने, है कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आया? अरे समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बच्चा कह रहा है सर 50 देखो। 50 क्या देखना है बेटा? जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर, ये सारे माइक्रो है। माइक्रो को ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। डाटा है ये, तो फिर इसका कुछ देखना थोड़ी है। ठीक है, चलो इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज आपको बेटा एक जो लेक्चर हमने बोला है ना बॉटनी का, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग्स फिक्स कर देते हैं उसकी। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे पॉडकास्ट आप बोल रहे हो, उसको पॉडकास्ट को देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा करते हैं कि डेली आप मेरे थ्रू रिवीजन कर सको। मतलब क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि डेली आपको एक टारगेट रहे कि मुझे ये चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, या मुझे कुछ ऐसा करना है। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं ताकि अगर आप उतना भी बेयर मिनिमम रिवाइज कर लो तो एग्जाम तक आपकी सारी रिवीजन हो जाए। ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। हाँ चांसेस है मैं बायोमोलिक्यूल दे दूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह, चांसेस हैं। हम वही एक चीज एक्सचेंज करूंगा, सर आपने अभी प्लानर दिया फिर बदल दिया। मतलब पॉइंट ये है कि बायोमोलिक्यूल की ज्यादा डिमांड है, इसलिए वो पहले दे सकता हूं मैं। हाँ ठीक है, चलो बाय।